रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are discussing very important topic gene sequencing। बड़ा याद रखें, इस चैप्टर में से आपके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, तो इसलिए आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से चैप्टर को तैयार करें। तो जो है देखें कि जीन सीक्वेंसिंग जो है इसका एक छोटा सा पहले बेसिक स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर, पहला हेडिंग जो आप बनाएंगे पेज 209 पर जो है, इन द लेट 1970s methods were developed that allowed the nucleotide sequence of any purified DNA fragment to be determined simply and quickly। यानी एक जीन जो कि असल में एक डीएनए का पीस होता है, उस डीएनए के पीस के अंदर जीन क्या है, न्यूक्लियोटाइड इंफॉर्मेशन, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। इसी को हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहते हैं, इसी को हम जेनेटिक कोड कहते हैं। आज हम आपको ये सिखाने जा रहे हैं कि हम जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को कैसे मालूम कर सकते हैं। तो बेटा जी जो है 1970s में जो है ये कुछ मेथड्स डेवलप किए गए थे। द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ दिस मेथड ऑफ दिस मेथड्स इज नंबर 1 टू जनरेट पीस ऑफ डीएनए। बड़े बाकी टेक्स्ट बुक से पढ़िएगा, टू जनरेट पीसेस ऑफ डीएनए ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑफ ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट। सारे एक पॉइंट से स्टार्ट होंगे, तो फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड एंडिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स, और डिफरेंट पॉइंट्स पर एंड होंगे। ये अभी मैं सारा कुछ आपको सिखाऊंगा, एक दफा इसको रीड कर लें फिर आपको सिखाता हूं जी। नंबर 2 पे वो जो पीसेस हमने पैदा किए हैं जो कि स्टार्ट तो एक जैसी सीक्वेंस के साथ हो रहे हैं, लेकिन एंड जो है वो डिफरेंट बेसिस पे हो रहे हैं, डिफरेंट पॉइंट्स पर, यानी डिफरेंट बेसिस यानी डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स के पर। सेपरेशन ऑफ दीज डिफरेंट पीसेस ऑफ डीएनए ऑन एग्रोस जेल, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की तरह, जैसे हमने एनालिसिस ऑफ डीएनए में टॉपिक किया था, उसी तरह से हम डीएनए के फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कर लेंगे। तो इस मरतबा बस फर्क ये होगा कि हर फ्रैगमेंट के एंड पर जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड होगा जो कि डिफरेंट होगा बाकी फ्रैगमेंट से। तो जैसे यानी कि वो फ्रैगमेंट्स जो हैं वो हम उनको कर लेंगे, फिर उनको रीड करेंगे तरतीब के मुताबिक जो है, यानी कि जो है वो बड़े साइज से छोटे या छोटे साइज से सॉरी बड़े साइज से छोटे साइज की तरफ जो है। तो रीडिंग ऑफ सीक्वेंस फ्रॉम द जेल, और ये जो रीडिंग की जाती है ये एक मतलब किस तरह से की जाती है वो भी इसमें शामिल होगा। तो इन्हीं 3 स्टेप्स के ये 3 हेडिंग है। जनरेशन ऑफ डिफरेंट साइज फ्रेगमेंट्स, सेंगर्स मेथड जिसे डाईडीऑक्सी मेथड कहते हैं, या फिर मैक्सन गिलबर्ट्स मेथड जिसे केमिकल मेथड भी कहते हैं। आपकी किताब में बड़ा ये डाईडीऑक्सी मेथड है, तो इसलिए मैं उसी को आपको सिखाता हूँ। देखिए जरा, अगर आपको याद आ जाए तो आपने ये पढ़ा हुआ है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, याद आया आपको? ये एक डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ये पहले कार्बन पे लेट्स सपोज एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है, दूसरे कार्बन पे बेटा जी क्या होता है जो है वो डीऑक्सी यानी हाइड्रो डीएनए है ना जी, दूसरे में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। तीसरा जो कार्बन होता है वहां पे ऑक्सीजन जो है वो मौजूद होता है, फिर चौथा कार्बन हाइड्रोजन, और पांचवें कार्बन के साथ क्या मौजूद होता है, फास्फेट। इधर फिर कौन आ जाएगा, फास्फेट, और इसी तरह से जो है वो फास्फेट जो है वो पांचवी कार्बन के साथ अटैच होगा, और पांचवी कार्बन जो है वो चौथे कार्बन के साथ, चौथा कार्बन जो है वो पहले कार्बन के साथ, पहले कार्बन के लेट्स सपोज हम कहते हैं जी कि यहाँ पे क्या मौजूद है, साइटोसिन है। ठीक हो गया ना जी। तो बेटा जी इस तरह से फिर जो है वो दूसरा कार्बन, और फिर उसके बाद तीसरा कार्बन। तो जनाब ये फिर तीसरा कार्बन, फिर हाइड्रोक्सल, और फिर इस तरह से जो है वो तीसरे कार्बन का जो हाइड्रोक्सल जो है वो मौजूद है, जो कि आगे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। इस एंड को हम क्या कहते हैं, 5 प्राइम एंड कहते हैं, और इस एंड को हम क्या कहते होते हैं, 3 प्राइम एंड। तो 3 से 5 प्राइम एंड की तरह जो है वो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स रिपीट होते रहते हैं। ये आपको बेटा जी पता ही है, तो इसलिए मैं अभी फिलहाल इसको एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ। अभी तो फिलहाल हम आपको ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस तरह से ये नॉर्मल है। इस तरह से बड़ी लंबी न्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो डीएनए की बनती होती है। चैप्टर 20 में आपको हमने पढ़ाया हुआ है। इस बॉन्ड को हमने क्या नाम दिया था, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या नाम दिया था, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड।
अब बेटा जी बात जरा सुने कि लेट्स सपोज जो है ये एक मतलब लंबी चेन चलती आ रही है पीछे से, फास्फेट, पांचवा कार्बन, CH2, चौथा कार्बन, ठीक हो गया ना जी, ऑक्सीजन, और जो है ये पहला कार्बन, उसके ऊपर फिर एक दफा मैं एडिनाइन ही चले लगा देता हूं, फिर उसके बाद बेटा जी ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा, और ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये पांचवा कार्बन अगले न्यूक्लियोटाइड का, पांचवा कार्बन अगले न्यूक्लियोटाइड का, फिर बेटा जी जो है चौथा कार्बन, पहला कार्बन, और पहले कार्बन पे लेट्स सपोज साइटोसिन आ गई, फिर उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये दूसरा, ये तीसरा। अभी मैंने न्यूक्लियोटाइड जरा लंबा किया है ताकि आपको जरा समझा सकूं, ये कंटिन्यू का मतलब, यानी अभी एक और न्यूक्लियोटाइड मैं बना लेता हूं आपकी सहूलत के लिए। CH2 ये जो है वो पांचवा कार्बन, फिर चौथा, और चौथे से फिर पहला वाया ऑक्सीजन। तो यहाँ से अभी लेट्स सपोज हम जो है वो गोवा नहीं लगा देते हैं, फिर दूसरा। लेकिन इस मर्तबा यहाँ पे गौर से देखें, तीसरे कार्बन पे मैंने क्या कर दिया है, हाइड्रोक्सल की जगह पे यहां पर कौन मौजूद है, एक और डीऑक्सी। देखें, याद करें, आपने ये पढ़ा हुआ है, इसको आप कहते होते थे राइबोस, आ रहा है याद? इसको आपने क्या कहा था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये अब मैं अकेला राइबोस बना रहा हूं ताकि आपको, और ये पांचवा कार्बन, ये कौन है, राइबोस। ठीक हो गया बेटा जी। अगर आप इसका हाइड्रोक्सिल निकाल, ऑक्सीजन निकाल देते थे तो आपने इसे क्या करना था, डीऑक्सीराइबोस। ठीक हो गया ना जी, क्या क्या है इसको, डीऑक्सीराइबोस। ये तीसरा कार्बन जो हाइड्रोक्सिल है वो अगला फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल होता है, अवेलेबल होता है, ऐसे ही है ना जी। ये हाइड्रोक्सिल अगले न्यूक्लियोटाइड के साथ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन जरा इस राइबोस को तो देखिएगा, इस राइबोस को देखिएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरे के पास हाइड्रोक्सिल ही नहीं है, तीसरे के पास भी हाइड्रोक्सिल नहीं है, चौथा और ये पांचवा कार्बन। ठीक हो गया ना जी। पांचवें के पास तो हाइड्रोक्सिल है, वो तो फास्फेट के साथ लिख सकता है, लेकिन ये जो तीसरा कार्बन है, लुक हियर द डिफरेंस। ठीक है ना जी, हमने इसको डीऑक्सीराइबोस कहा था, तो अब इसके पास जो है ये भी डीऑक्सीराइबोस है, क्योंकि इसमें सेकंड में, लेकिन थर्ड के पास भी ऑक्सीजन नहीं है, तो फिर हम इसे क्या कहेंगे, डाई डीऑक्सी राइबोस। डाई डीऑक्सी राइबोस जो है वो अगर पहले कार्बन पे अपने साथ कोई नाइट्रोजन बेस जोड़ लेता है, एडेनिन, और पांचवें कार्बन पे कोई फास्फेट जोड़ लेता है, वाया ऑक्सीजन फास्फोएस्टर बॉन्ड, तो बेटा जी इस न्यूक्लियोटाइड को फिर हम क्या कहेंगे, डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। तो जरा देखें, ये जो मैंने ये जो मैंने बनाया हुआ है तीसरा न्यूक्लियोटाइड इसमें बनाया है, ये डाई डीऑक्सी है, पीछे से चेन चलती आ रही है। ठीक हो गया नहीं, पीछे से चेन चलती आ रही है 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जो है, चले इसको 5 प्राइम से 3 प्राइम ऐसे कर देते हैं, पीछे से चेन चलती आ रही है। लेकिन जैसे ही इस चेन के इस जगह पे डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा, तो अब आगे मजीद, क्योंकि यहां पे तो ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोक्सिल नहीं है, बल्कि क्या मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, तो इसलिए अब ये आगे मजीद न्यूक्लियोटाइड को अपने साथ जोड़ नहीं सकता। ठीक हो गया ना जी। हम भी बेटा जी यही करते हैं, हम क्या करते हैं, डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से, लेकिन जरा सुन लें, लेट्स सपोज ये डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है, डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड किसका, एडेनिन वाला। इसका लेट्स सपोज आप फर्ज कर लें कि इसका कलर जो है ना वो है रेड है। ठीक हो गया ना, ये डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है कौन सा, थिमाइन वाला, इसका कलर हमने कौन सा लगा दिया है, येलो वाला। कहां पे भाई, नाइट्रोजन बेस में किसी जगह पे लगा दिया, फ्लोरिसेंट कलर, फ्लोरिसेंट लेबल लगा दिया।
ठीक है ना जी, उसके साथ एक केमिकल अटैच कर दिया। जितने भी डाइडिऑक्सी एडिनोसाइन वाले न्यूक्लियोटाइड थे उन सब में हमने कौन सा कलर लगा दिया, रेड वाला। जो डाइडिऑक्सी थाइमिडाइन वाले न्यूक्लियोटाइड्स थे उनके साथ हमने उनको कौन सा लेबल दे दिया, येलो वाला। और डाइडिऑक्सी साइटिडाइन वाले न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उनको हमने ब्लू वाला, ठीक हो गया ना जी। और इसी तरह से डाइडिऑक्सी जो है गुआनोसाइन वाले न्यूक्लियोटाइड जो हैं उनको हमने लेट्स सपोज ग्रीन वाला जो है वो फ्लोरिसेंट पिगमेंट उनके साथ केमिकली जोड़ दिया हुआ है, ठीक है ना जी। वो हमें मतलब हमें केमिकल मिक्सचर के अंदर जो है वो रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन जर्रे नजर आएंगे बारीक बारीक से, ठीक हो गया जी। हमें जो है वो नजर आएंगे। तो वो जो जर्रे हैं वो असल में क्या है, एडिनिन डाइडिऑक्सी एडिनिन वाले न्यूक्लियोटाइड्स हैं। वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो चेन न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स को, जब डॉटर डीएनए न्यूक्लियो स्ट्रैंड बनेगा तो उसको वहां पे रोक देंगे, क्योंकि वो डाइडिऑक्सी हैं, क्योंकि वो क्या है, डाइडिऑक्सी हैं। अब लेट्स सपोज जरा देखें, फर्ज कर लें कि ये आपने एक डीएनए का पीस है और उसके पास उसमें ये सीक्वेंस है ए टी, फर्ज कर ले ए टी जी सी ए टी सी ए टी, ये वगैरह ये सीक्वेंस है, ठीक है ना जी। ये आपका कोई जीन है, मैंने तो इसकी सीक्वेंस लिख दी है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इसको मशीन जो है वो जीन सीक्वेंसिंग मशीन एक रोबोटिक डिवाइस है, वो इसको किस तरह से मेजर करता है। हमने ये जीन लेके इसकी क्या करा लेनी है, ठीक है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के जरिए इसको ना पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में डाल देना है। और उसमें हमने नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स भी डालने हैं, नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स भी, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स भी डालने हैं और डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स भी डालने हैं। लेकिन जो डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो हमने फ्लोरिसेंट लेबल्स पहले से उनको लगा दिए हैं। अब मिसाल के तौर पर जो है क्या होता है जी कि जो है वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में आपने देखा कि पहले वो प्राइमर लगता है, फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो क्या करता है, जो डॉटर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको आपस में पॉलीमराइज कर देता है। तो उनको मसलन प्राइमर 5 to 3 डायरेक्शन में लेट्स सपोज जो है वो कुछ इस तरह से हुआ कि जो है वो इधर एडिनिन आ गया, इधर थिमाइन आ गया, ठीक है ना, इधर गुआनिन आ गया, लेकिन यहाँ पे कौन सा आ गया, आना तो एडिनिन ही है, ठीक होगा ना जी, लेकिन कौन सा आ गया, डाइडिऑक्सी। तो ये चेन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी, आगे मजीद बनेगी नहीं, क्योंकि डाइडिऑक्सी आ गई, ये नॉर्मल है, ठीक हो गया ना जी, ये चेन यहीं पे बनेगी। फिर एक और डीएनए, एक और फ्रेगमेंट सिंथेसाइज हुआ, वो इतना सिंथेसाइज हुआ, गुआनिन, एडिनिन, ठीक है ना जी, एडिनिन, गुआनिन, थिमाइन, एडिनिन, लेकिन इस यहाँ पे जो गुआनिन लगा वो कौन सा लग गया, डाइडिऑक्सी वाला, ठीक हो गया बेटा जी। एक यहाँ पे सिर्फ अभी स्टार्ट ही हुआ था कि जी कौन सा लग गया, डाइडिऑक्सी थिमाइन लग गया। एक ऐसा लगा कि ये यहां तक गया, बेटा जी देखें जो है वो सी जी ए जी टी, ठीक हो गया ना जी। और सॉरी ये ए वाला ही था, देखिए ये फ्रैगमेंट 1, ये फ्रैगमेंट 2, ये फ्रैगमेंट 3, ये फ्रैगमेंट 4, इसमें ये बाकी सारे नॉर्मल हैं, लेकिन ये जो साइटोसिन के बाद ये वाला जो लगा है वो डाइडिऑक्सी एडिनिन वाला लग गया, ठीक हो गया ना जी। इसी तरह से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे में 9 बनाने हैं, 5 लेट्स सपोज जो है अब ये वाला बना थिमाइन और डाइडिऑक्सी एडिनिन। 6 में क्या लग गया जी, ये वाला लग गया एडिनिन, एडिनिन थिमाइन, एडिनिन थिमाइन। आप देख सकते हैं हर जो नया फ्रेगमेंट पीसीआर, ये क्या चल रहा है अभी, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से जो है वो रहा है। बस जहां पे डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड आ जाता है वहां पे चेन एंड हो जाती है। ये सारे 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3, ये एक ही न्यूक्लियोटाइड है, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, ये 2 न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम 3, ये 5 प्राइम 3, और अब यहाँ पे क्या लग गया जी, साइटोसिन लेके डाइडिऑक्सी। फिर बड़े 7वां फ्रेगमेंट भी बना लेते हैं, ये पहले 7वां हमने बनाया हुआ है इस साइज का, तो इसलिए आगे वाले में ले जाते हैं। क्या आ गया जी,
ये फिर क्यों गड़बड़ हो गया, ये एडिनिन यहाँ पे थिमाइन आना है, यहाँ पे थिमाइन आना है। तो बेटा जी एडिनिन गुआनिन सॉरी गुआनिन, ये गुआनिन आना है। अच्छा जी, फिर गुआनिन, फिर थिमाइन और फिर एडिनिन। अच्छा जी 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक हो गया। तो अच्छा तो बेटा जी 1 2 3 4 ये जो है पांचवा जो है वो अब क्या लग गया है डाइडिऑक्सीथिमाइन। आठवां भी हमने ये बनाया हुआ है, ये वाला बनाया हुआ है। फिर नौवा ये भी बना देते हैं, ये डाइडिऑक्सीसाइटोसिन। बाकी फिर वही है गुआनिन थिमाइन एडिनिन, गुआनिन थिमाइन एडिनिन, और आखिर में जो नौवा है वो सबसे एंड वाला बना देते हैं। कौन सा आ गया, ये वाला। इसके एंड पे क्या आ जाना है डाइडिऑक्सीथिमाइन। बाकी वही है एडिनिन साइटोसिन गुआनिन थिमाइन एडिनिन गुआनिन थिमाइन एडिनिन। अब ये पीसीआर से आपने डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, ये हमारा जीन था, ठीक है जी, जिसकी हमने जो कि हमारा मतलब सैंपल है, जिसकी हमने क्या करनी है जीन सीक्वेंसिंग करनी है। हमने उसको क्या किया पीसीआर में से गुजारा, लेकिन पीसीआर के अंदर हमने नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स के साथ साथ क्या डाले हुए थे डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स भी डाले हुए थे। तो जब किसी भी चेन के एंड पे जब डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड आ जाता था तो वो वहीं पे वो चेन जो है वो कंस्ट्रक्ट होना, वो डॉटेड डीएनए स्ट्रैंड जो वो कंस्ट्रक्ट होना रुक जाता है। ठीक हो गया बेटा जी। अब ये हमारे पास 9 फ्रेगमेंट है, क्यों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 9 फ्रेगमेंट्स मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। अब ये बेटा पहले दोबारा से पढ़ ले, सेंगर्स मेथड डाइडिऑक्सी मेथड किताब से पढ़िएगा। फॉर जनरेटिंग डिफरेंट स्पेसाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है two methods are generally used. One is Sanger's method in which dideoxyribonucleoside triphosphate are used to terminate DNA senses at different sites, at different sites, at different sites, at different sites. लेकिन एक बात जरा देखें कि शुरू में जो है वो स्टार्टिंग पे सीक्वेंस एक जैसी है, सीक्वेंस एक जैसी है, जहां पे एंड हो रहे हैं वहां पे, जहां पे डीएनए का फ्रेगमेंट एंड हो रहा है वहां पे सीक्वेंस मुख्तलिफ है। तो बड़े पहला पॉइंट ये था to generate pieces of DNA of different size all starting from same point, सारे एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन एंड्स एट जो है एंड एंडिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स, लेकिन डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स पर एंड हो रहे हो। अच्छा जी द अदर मेथड इज नोन एज मैक्सम गिलबर्ट मेथड। तो बेटा जी वो केमिकल मेथड भी कहलाता है, वो आपके अभी सिलेबस में नहीं है तो इसलिए मैं उसको यहाँ पे डिस्कस भी नहीं करूंगा। 18 मिनट की वीडियो अभी तक हो चुकी है और अभी काम बाकी है। अब उसके बाद दूसरा स्टेप क्या जी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बेटा जब आप इसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो क्या होगा, जब आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो देखिए ये सबसे छोटे साइज का ये वाला है, फिर उसके बाद उससे बड़ा है, ऐसे होगा ना जी। तो सबसे पहले जो है आपके पास फ्रेगमेंट नंबर 3 आएगा, ऐसे ही आएगा ना जी, जिसमें क्या है डाइडिऑक्सी एडिनिन है। फिर उसके बाद दूसरा फ्रेगमेंट आएगा जिसमें क्या है एडिनिन है और डाइडिऑक्सीथिमाइन है। फिर बेटा जी ये सबसे पहले तीसरा फ्रेगमेंट, ये तीसरा फ्रेगमेंट था जब बना था, और ये अब कौन सा आ गया पांचवा। ठीक हो गया ना जी। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का कमाल है, जो डीएनए का छोटा साइज होगा वो सबसे आगे होगा, जो सबसे उससे बड़े साइज के वो नीचे होंगे, क्योंकि इधर आपने क्या लगाया हुआ है, इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है और इधर नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगाया। जेल के ऊपर ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स अपने साइज की बुनियाद पर तरतीब पा जाएंगे, जो छोटे साइज के होते हैं वो दूर जाते हैं, जो उससे बड़े साइज के हैं। फिर अब 3 न्यूक्लियोटाइड वाला ये छठा, इसको ढूंढ लें, ये 3 न्यूक्लियोटाइड वाला आ गया जी। तो इसमें क्या आ जाएगा, पहले एडिनिन आ जाएगा, फिर थिमाइन आ जाएगा, फिर जो है वो कौन आ जाएगा डाइडिऑक्सीगुआनिन आ गया। इस तरह से बेटा जी ये थोड़ा सा इससे बड़े साइज का करके बना देना है। तो अभी मैं अरेज करता जाता हूं। फिर 4 न्यूक्लियोटाइड वाला साइज देखें कौन सा है, 1 2 3 4, ये पहला 4 साइज वाला था, इसको हम जरा बड़ा करके बना लेते हैं। एक एडिनिन थिमाइन गुआनिन और चौथा क्या है डाइडिऑक्सी एडिनिन, डाइडिऑक्सी एडिनिन।
फिर बेटा जी 5 वाला ढूंढ लें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 2 6 वाले बने नहीं, ये और होगा 1 2 3 4 5, ये 5 वाला है। तो बेटा ये फ्रैगमेंट नंबर 7 हमारी तस्वीर के मुताबिक ये ए पी जी ए और 7 में डाई डी ऑक्सी थीमाइन, ये भी अब मैं हटाता जाता हूं, ठीक हो गया ना जी। छठा भी चला गया, 5वां भी चला गया, ठीक हो गया ना जी। तो अब 8 वाले की बारी आ जाएगी, 1 2 3 4 5, 6 वाला था 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, ये 6 वाला है। तो इसको देख लें, 1 2 3 4 5 6, ये वाला। तो बड़ा जी नंबर 2 पे आ गए। तो ये इस तरह से आ गया, एडिनिन थीमाइन गुआनिन एडिनिन थीमाइन, लेकिन अब एंड किस पे हो रहा है, डाई डी ऑक्सी गुआनिन के ऊपर। इस तरह से जो है वो सारे फ्रेगमेंट्स अपने आप को तरतीब दे लेंगे। अब मैं जल्दी जल्दी जो है वो तरतीब में लिख लेता हूं, ठीक है ना जी। जो भी वो फ्रेगमेंट था नंबर वो आपको आइडिया हो जाएगा, पिछले से देखे क्योंकि जगह थोड़ी रह गई है। तो ये देखें जी, याद रखिएगा 1 2 3 4 5 6 हो गए हैं, 1 2 एडिनिन थीमाइन गुआनिन एडिनिन थीमाइन गुआनिन। तो बेटा जी अब 1 2 3 4 5 6 7, हाँ जी। तो ये आ जाएगा डाई डी ऑक्सी साइटोसिन। अच्छा जी, फिर जो है वो एडिनिन थीमाइन गुआनिन एडिनिन थीमाइन गुआनिन और साइटोसिन। अब ये डाई डी ऑक्सी एडिनिन। अच्छा जी, फिर उसके बाद आखिरी ये वाला एडिनिन थीमाइन गुआनिन एडिनिन थीमाइन गुआनिन और साइटोसिन एडिनिन और आखिर में आ जाएगा डाई डी ऑक्सी थीमाइन। तो बेटा जी हमने क्या किया, पहले जो जीन था हमें नहीं पता था कि उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस क्या है, ऐसे ही है ना जी। हमें पता नहीं था न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस क्या है, हमने उसकी पीसीआर करवाया, उससे फ्रेगमेंट्स बनाए, फ्रेगमेंट्स करवाने के बाद उसकी क्या करवा ली है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो सबसे छोटे साइज का फ्रेगमेंट है वो सबसे ऊपर है, जो सबसे बड़ा है वो सबसे नीचे है। लेकिन आप देखें इसका कलर कौन सा शो होना है, रेड। इसके एंड पे कलर कौन सा होगा, थीमाइन के लिए येलो, ठीक हो गया ना जी। और इसके लिए कलर कौन सा आ जाएगा, ग्रीन। और इसका फिर जो है वो रेड, इसका फिर येलो और इसका फिर ग्रीन और इसका फिर ब्लू और इसका फिर क्या हो जाएगा, येलो और सॉरी क्या था, रेड। और आखिर वाले का फिर क्या आ जाएगा, जो है वो येलो। ये एंड पे होगा ये कलर। तो बड़ा जी तीसरा स्टेप, रीडिंग और सीक्वेंसिंग जीन। जीन क्या, इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से बैंड्स जो है उनसे रीड कैसे कराया जाता है। तो जरा देखें आप किताब में, कंप्लीटली ऑटोमेटेड, यहां से हेडिंग ये शुरू हो जाता है। तो बड़ा जी जो है फिगर 23.8 shows typical gel obtained after dideoxy method. The volume of DNA sequence information is now so large, बहुत ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो that powerful computer must be used to store the and analyze DNA sequences is now completely automatic robotic device mix the reagents and then load. ये सारा कुछ मशीन ने करना है, आपने सिर्फ जीन का सैंपल जो है वो मशीन के अंदर लगाना है, ठीक हो गया ना जी। और रिएजेंट्स देने हैं, डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स देने हैं, प्राइमर्स देने हैं, ठीक हो गया ना जी। और आपने जो है वो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स देने हैं, तो और टैग पॉलीमरेज वगैरह देना है। तो फिर वो खुद ही सारा कुछ करेगा, ऑर्डर द न्यूक्लियोटाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी करेगा। दिस इज तो दी एंड रीड्स द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस फ्रॉम द जेल। दिस इज फैसिलिटेटेड बाय यूजिंग चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड्स आर लेबल्ड विद डिफरेंट फ्लोरेसेंट डाइज। ए डिटेक्टर रिकॉर्ड्स, एक डिटेक्टर जो है पोजीशनड नियर द बॉटम, वो यहाँ पे हमने बॉटम में लगाया हुआ है, ठीक है ना जी। कौन जी, डिटेक्टर एक लेंस है, लेजर वाला लेंस है, वो रीड कर रहा है और कंप्यूटर को डाटा दे रहा है। किसको दे रहा है, कंप्यूटर को। कंप्यूटर को बता रहा है कि येलो कलर मैंने देखा, कंप्यूटर फौरन येलो कलर देख के कह देगा जी कि इसने यहाँ पे एडेनिन मौजूद है, ठीक हो गया ना जी। और ये एंड कौन सा है, 5 प्राइम एंड है, ये एंड कौन सा है, 5 प्राइम एंड है। फिर उसके बाद उसने कहा जी मैंने रेड देखा, तो
बेटा जी सॉरी, उसने कहा जी मैंने येलो देखा तो थिमाइन, रेड देखा तो एडिनिन, ब्लू देखा तो साइटोसिन, ग्रीन देखा तो गोवानिन, येलो देखा तो फिर थिमाइन, रेड देखा, आप उधर देखते जाएं, रेड देखा तो फिर कौन आ गया जी एडिनिन, फिर उसके बाद क्या देखा जी ग्रीन देखा तो गोवानिन, और येलो देखा तो थिमाइन, फिर उसके बाद जो है वो रेड देखा तो एडेनिन। तो इस तरह से ये 3 प्राइम एंड, तो इस तरह से उस जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस मालूम कर ली गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से न्यूक्लियोटाइड की। तो ये लेंस पढ़ता जाएगा इधर से कलर्स को और कंप्यूटर को बताता जाएगा। किसको बताता जाएगा? कंप्यूटर को। ठीक है ना जी। कंप्यूटर जो है वो उस डाटा को अपने अंदर स्टोर करता जाएगा। ऐसे ऊपर को जाते हुए लेंस ने ऐसे ही मूव करना है, बड़े फ्रेगमेंट से छोटे फ्रेगमेंट की तरफ जाएगा। हर फ्रेगमेंट के एंड पर जब फ्लोरिसेंट लेबल मौजूद है वो उसको रीड करता जाएगा। तो ये बड़ा जी तरीकाकार है। ठीक हो गया ना जी। तो एक कंप्यूटर देन रीड्स एंड स्टोर दिस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है। तो अब बेटा जी पेज 210 पे आ जाए, आखिरी पैराग्राफ इसका, एप्लीकेशंस ऑफ जीन सीक्वेंसिंग, पेज 210 पे पढ़िएगा। ओएम टू द ऑटोमेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग, आपको कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं जितना मैंने समझा दिया, ये तो मैंने मशीन के अंदर होने वाला प्रोसेस आपको समझाया है। ठीक है ना जी। तो आपने तो बस सैंपल डालना है, जीनोम यानी जीन का पीस डालना है, वो खुद ही सारा काम करेगा। ऑफ मेनी ऑर्गेनिजम्स हैव बीन सीक्वेंस्ड, these include plant chloroplast, animal mitochondria, large number of bacteria and many of the yeast, a nematode, worm, Drosophila, model plant Arabidopsis, the mouse and human, इन सब के जीनोम्स, इन सब के जीन्स जो है वो हम सीक्वेंस कर चुके हैं। रिसर्चर्स हैव आल्सो डिड्यूस्ड derived the complete DNA sequence of a variety of human pathogens, हमारे जितने भी पैथोजेंस हैं उनके भी डीएनए और आरएनए के भी हम सीक्वेंस मालूम कर चुके हैं। तो ये बड़ा जी आपका टॉपिक है। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। आमीन। शुक्रिया।